हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। आप सभी के लिए मैं एक रिविजनरी बैच लेके आया हूँ कॉस्टिंग का, जिसके अंडर हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली और उसके बाद हम क्वेश्चंस डील करेंगे। क्वेश्चंस हमारे आरटीपीज के होंगे। मई 2018 से लेकर नवंबर 2021 तक पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं नए सिलेबस की बात कर रहा हूं। नए सिलेबस का पहला एग्जाम मई 2018 में हुआ था और लास्ट एग्जाम हुआ था अभी जुलाई 2021 में। राइट। एमटीपीज और स्टडी मटेरियल के भी हम कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज इस पर्टिकुलर बैच में कवर करेंगे। राइट। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मैंने नाम दिया है नोट्स को कॉस्टिंग प्रैक्टिस टूल किट। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद क्लासेस को देखकर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। राइट। आ जाइए प्लीज। सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दो ब्रांचें हैं बेसिकली अकाउंटिंग की। पहली ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरी ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसके अंडर हम टोटल कॉस्ट असरटेन करते हैं प्रोडक्ट को बनाने की और सर्विस प्रोवाइड करने की। राइट। और टोटल कॉस्ट में तीन एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है मटेरियल कॉस्ट का, दूसरा एलिमेंट होता है लेबर कॉस्ट का और तीसरा एलिमेंट होता है एक्सपेंसेस का। मतलब मटेरियल और लेबर के अलावा दैट इज एक्सपेंसेस, ये थर्ड एलिमेंट है। तो हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है अंडर दी कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच। किसकी? जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं एज ए मैन्युफैक्चरर या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर या क्लाइंट को, उसकी टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। इसी पर्पज से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को रेफर करना पड़ेगा। और टोटल कॉस्ट में तीन एलिमेंट होते हैं। पहला मटेरियल कॉस्ट का, दूसरा लेबर कॉस्ट का, तीसरा मटेरियल लेबर के अलावा दैट इज एक्सपेंसेस। यदि हम और टेक्निकल हों तो हम मटेरियल के दो पार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेबर के भी हम दो पार्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सिमिलरली हम एक्सपेंसेस को भी दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो मटेरियल कॉस्ट है जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। राइट। शर्ट के केस में कपड़ा हुआ डायरेक्ट मटेरियल, फर्नीचर के केस में वुड हो गई, राइट, डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है? शर्ट के केस में धागा, बटन, कॉलर, चिप एटसेट्रा। और फर्नीचर के केस में नेल्स, कील वगैरह जिनको कहते हैं, फेविकोल वगैरह हो गया। इसका मतलब मटेरियल को हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं टेक्निकली। पहला पार्ट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का और दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का। मैंने लिखा हुआ भी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को आसानी से आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को भी हम आसानी से ट्रेस या आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस या यूनिट एटसेट्रा। और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यदि मैं एक्सपेंस की बात करूं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड ऑब्लिक ट्रेस विद रेस्पेक्ट टू अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और जॉब एटसेट्रा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आसानी से आइडेंटिफिएबल नहीं है। यदि हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक साथ कर देते हैं तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं, जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। राइट। वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज ट्रेसेबल, आइडेंटिफिएबल विद रेस्पेक्ट टू अ प्रोडक्ट, जॉब या प्रोसेस, जिसमें हमारी डीएमसी दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का सम करेंगे। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को ही टेक्निकली प्राइम कॉस्ट कहा जाएगा, जिसको हम मेजर कॉस्ट भी कह सकते हैं, मेन कॉस्ट भी कह सकते हैं सिंपल वे में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का सम करा, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आई, जिसको टेक्निकली आप प्राइम कॉस्ट कह सकते हैं, मुख्य कॉस्ट। आगे इनडायरेक्ट कॉस्ट
नॉट इजीली ट्रेसेबल विद रेस्पेक्ट टू या विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट, प्रोसेस या जॉब, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शॉर्ट में मैंने लिखा IMC, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ILC दैट इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, IE दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों का सम किया, टेक्निकली ये बन गया ओवरहेड्स। ओके, इसका मतलब टोटल कॉस्ट को हम, एक और तरीका है निकालने का, कैलकुलेट करने का, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस टोटल ओवरहेड्स दोनों का सम करेंगे, वो भी टोटल कॉस्ट आएगी, या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में यदि हम ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं तो वो टोटल कॉस्ट बन जाती है। वही मैंने यहां पे लिखा है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटल कॉस्ट बन गई। और यदि हम ब्रॉडर वे में बात करें, तो टोटल कॉस्ट में पहला एलिमेंट होगा मटेरियल कॉस्ट का, दूसरा एलिमेंट होगा लेबर कॉस्ट का, और तीसरा एलिमेंट होगा ओवरहेड्स का। इसका मतलब ये जो मटेरियल कॉस्ट है ये डायरेक्ट है, ये जो लेबर कॉस्ट है ये डायरेक्ट है, क्योंकि ओवरहेड्स में तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों ही आ जाते हैं। और ये हमारे 3 चैप्टर भी हैं, मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट, तीसरा ओवरहेड्स। सबसे पहले हम इन तीनों चैप्टर्स को ही कवर करेंगे, क्योंकि इन तीनों चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो आने वाले चैप्टर्स में काफी काम आएगा। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा मटेरियल कॉस्ट। इस चैप्टर में हमें ये टॉपिक्स कवर करने होंगे, जिसमें आप पहला टॉपिक देख पा रहे हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। फिर हमारा स्टॉक लेवल्स का है सेकंड टॉपिक, जिसके अंडर हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे, डेंजर स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे, राइट। उसके बाद है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये नेक्स्ट टॉपिक है, शॉर्ट में इसको ITR कहा जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें मटेरियल कॉस्ट चैप्टर में कवर करना पड़ेगा। ABC एनालिसिस एक और टॉपिक है, स्टोर्स लेजर अकाउंट भी हमें बनाना होगा, फीफो मेथड, लीफो मेथड या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड की हेल्प से। और लास्ट टॉपिक है इन्वेंट्री स्टॉक आउट। ये टॉपिक हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंडर। और कवर करने का तरीका क्या होगा, जैसा मैंने शुरू में बताया, कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली, और उस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लिख लिख कर, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा रिटर्न फॉर्म में, लिख लिख कर करवाऊंगा क्लास में। आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज ROQ। ये ROQ का मतलब क्या है, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, फ्रेश ऑर्डर प्लेस करते हैं रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, तो वही रीऑर्डर क्वांटिटी बन जाती है। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यदि मैंने 500 किलोग्राम का ऑर्डर प्लेस कर दिया तो 500 किलोग्राम अपने आप में रीऑर्डर क्वांटिटी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और यूज करने से पहले तक रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे और उसको फैक्ट्री में यूज करेंगे ताकि प्रोडक्ट को बनाया जा सके। तो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया और उसके बाद यूज करने से पहले तक हमें 3 कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेंगी। पहली कॉस्ट है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट है परचेज कॉस्ट जिसको हम बाइंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, और तीसरी कॉस्ट है हमारी कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो जब भी हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और यूज करने से पहले तक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 टाइप की कॉस्ट हमें इनकर्ड करनी पड़ेगी। पहली ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरी परचेज कॉस्ट, तीसरी स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। मैंने लिखा हुआ भी है रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज ROQ। रीऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी फॉर विच फ्रेश ऑर्डर इज प्लेस्ड। फिर उसके बाद मैंने लिखा टू परचेज रॉ मटीरियल्स एंड बिफोर यूजिंग इट टू मेक प्रोडक्ट द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर कंसिडर्ड। पहली कॉस्ट कौन सी होगी?
ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि जब भी आप रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर रेफर्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये नॉर्मली ऑर्डर के हिसाब से इनकर्ड होती है। नेक्स्ट कॉस्ट है जितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर में प्लेस की है उसके हिसाब से आपको परचेज कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जिसको हम बाइंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। और लास्ट कॉस्ट है हमारी कैरिंग कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट है हमारी कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग रॉ मटेरियल इन स्टोर रूम बिफोर इशूइंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ईओक्यू, या हम ईओक्यू मॉडल भी कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो कितनी क्वांटिटी सिंगल ऑर्डर में परचेज करें ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम रहे। कॉस्ट का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। उसके लिए हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल होगी और साथ के साथ मिनिमम भी होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने लिखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? ऑप्टिमम ऑर्डर साइज एट विच टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट are equal and minimized, right? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट हो सकती है? स्क्वायर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट या परचेजेस हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल के रेस्पेक्ट में। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इस तरीके से आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करके ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को इक्वल कर पाएंगे और साथ के साथ मिनिमम भी कर पाएंगे, राइट? ओके। रीऑर्डर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम इनकर्ड हो। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि रीऑर्डर क्वांटिटी नॉर्मली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही होती है, राइट? आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर हम कॉस्ट शो करेंगे। कॉस्ट मैंने जैसा बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर प्लेस करने से एसोसिएटेड होती है, परचेज कॉस्ट खरीदने से एसोसिएट होती है और कैरिंग कॉस्ट नाम सजेस्ट कर रहा है स्टोर रूम में रॉ मटेरियल को रखने वाली जो कॉस्ट होती है उसी को कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट, राइट? तो कॉस्ट हम वाई एक्सिस पर शो करेंगे और ऑर्डर साइज, एक सिंगल ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी हम खरीदें, एक सिंगल ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी खरीदें, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, ये हम एक्स एक्सिस पर शो करेंगे। अब यदि नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ जो ऑर्डर साइज है, नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं, ऑर्डर साइज यदि कम है, ऑर्डर साइज यदि बहुत कम है तो हमें बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी ज्यादा आएगी, राइट? इसी वजह से आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जाएगा, ऑर्डर साइज कम है तो बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, बार बार मार्केट जाना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। जैसे ही ऑर्डर साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट डाउनवर्ड होती जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। इसीलिए यहां से ये स्टार्टिंग हुई इसकी। ऑर्डर साइज यदि कम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, जैसे ही ऑर्डर साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी डाउनवर्ड ट्रेंड शो करेगी, राइट? और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? यदि कम यूनिट आपको स्टोर रूम में रखनी है तो स्पेस भी स्टोर रूम में कम चाहिए, जगह भी कम चाहिए, जगह कम चाहिए, इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। तो इसका मतलब, और यदि आप स्टोर रूम में कुछ भी यूनिट नहीं रखना चाहते हैं तो आपको कैरिंग कॉस्ट बियर करनी नहीं पड़ेगी, फिर मतलब कैरिंग कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी। यदि आप स्टोर रूम में कुछ रख ही नहीं रहे तो स्टोर रूम को रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो कैरिंग कॉस्ट आपकी उस केस में जीरो हो जाएगी, नील हो जाएगी, समझ गए?
तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो 0 से स्टार्ट इसलिए हो रही है, यदि आपने 0 यूनिट रखी स्टोर रूम में तो 0 कैरिंग कॉस्ट आएगी, 1 यूनिट रखी तो थोड़ा बढ़ जाएगी, 100 यूनिट रखी तो और बढ़ जाएगी, 1000 रखी तो और बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? ये अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है कैरिंग कॉस्ट, इसीलिए हम यहां पर इसको शो कर सकते हैं कैरिंग कॉस्ट को। और जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसी को कहा जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसी को क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसी को हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी इस केस में हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बन जाएगी, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल है। और टोटल कॉस्ट हमारी क्या है? यहां पर टोटल कॉस्ट हमारी सबसे कम है। बात समझ पा रहे हैं? राइट बच्चों, देखिए ये हमारा रिविजनरी बैच है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करके डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाऊंगा, क्योंकि यदि हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो नंबर ऑफ क्लासेस हमारी काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो मैं जल्दी से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व कर कर रिटर्न फॉर्म में। मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं रिटर्न फॉर्म में ही सॉल्व करा दूंगा क्लासेस में, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जैसा मैंने बताया कि ऑर्डर साइज यदि कम है तो हमें बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। और यदि कैरिंग कॉस्ट की हम बात करें, यदि हमें कम यूनिट रखनी है तो स्टोर रूम में, तो कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। ज़्यादा यूनिट रखनी है तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि स्टोर रूम में स्पेस या एरिया भी ज़्यादा चाहिए ज़्यादा यूनिट्स को स्टोर करने के लिए। इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी, जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम रहेगी। क्लियर है? इससे दो बातें हम समझ सकते हैं कि जो ऑर्डर साइज है, ऑर्डर साइज यदि हमारा कम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। इसका मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। और यदि मैं ऑर्डर साइज और कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो ऑर्डर साइज और कैरिंग कॉस्ट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब ऑर्डर साइज ज्यादा है तो ज्यादा स्टोर रूम में रखना पड़ेगा, ज्यादा स्टोर रूम में रखना पड़ेगा तो रखने की भी कॉस्ट ज्यादा आएगी कैरिंग कॉस्ट के रूप में। इसी वजह से ऑर्डर साइज ज्यादा, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा, ऑर्डर साइज कम, कैरिंग कॉस्ट कम, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बात समझ पा रहे हैं? ऑर्डर साइज ज्यादा होगा, बड़ा होगा ऑर्डर साइज, तो इसका मतलब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो ज्यादा होगी। ऑर्डर साइज बड़ा होगा, सॉरी, ऑर्डर साइज यदि हमारा बड़ा होगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कम होगी। ऑर्डर साइज हमारा कम होगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो ये इनवर्स रिलेशनशिप आप देख पा रहे हैं, और यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। इस बात को ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो सकता है कि सर ये तो आपने लिखा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे? बच्चों, वीडियो को पॉज करके कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं ब्रीफली, और उसके बाद जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वैसे वैसे आप क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करेंगे। राइट? उम्मीद करूंगा कि आप एक नया रजिस्टर मेंटेन कर लें, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर सबसे पहले कॉस्टिंग प्रैक्टिस टूल किट चैप्टर वाइज ये डाउनलोड कर लें। हार्ड कॉपी निकालेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। हार्ड कॉपी यदि आप निकाल लेंगे तो वो और ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। मटेरियल चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट बताने के बाद, तो मटेरियल चैप्टर की प्रैक्टिस टूल किट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या क्रक्स निकला वो मैं आपको बता देता हूं। एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉमा, मेरे साथ ही लिखना प्लीज, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी एक्सप्लेन करा लगभग 20 मिनट में आपके साथ, उस कॉन्सेप्ट के बाद आप यहां से स्टार्ट करना। एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉमा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और मेरी बच्चों स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही होगी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम ले लेते हैं, इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम के।
जैसा भी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है जहां पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी और साथ के साथ मिनिमम भी होंगी। तो वही मैंने यहां पे लिखा। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। ये एग्जैक्टली इक्वल होगी किसके? कैरिंग कॉस्ट। एक और बात मुझे बताना प्लीज, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, क्या हम फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें रखते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स या बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा रखते हैं सभी चीज़ें, या कम रखते हैं, या हम एवरेज रखते हैं? तो आपका जवाब होगा यदि हम ज़्यादा रखेंगे फ्रिज में तो रखी रखी चीज़ें खराब हो सकती हैं, कम रखेंगे तो शॉर्टेज हो सकती है, इसीलिए हम ऑन एन एवरेज बेसिस पर एवरेज स्टोर रूम में रखेंगे। यदि हम फ्रिज में भी अपने घर में एवरेज क्वांटिटी होल्ड करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम स्टोर रूम में भी, वेयर हाउस में भी, फैक्ट्री के पर्पज से, प्रोडक्शन करने के पर्पज से भी स्टोर रूम में हम एवरेज क्वांटिटी ही रखेंगे। समझ गए? इतना आप समझ सकते हैं ब्रीफली। तो एवरेज क्वांटिटी पर ही कैरिंग कॉस्ट निकाली जाएगी थ्रू आउट द ईयर। एवरेज क्वांटिटी इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये मैंने शॉर्ट में लिखा। स्पीड मैंने जैसा कहा, और मैं रिपीट कर देता हूँ, स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही होगी बच्चों क्योंकि ये रिविजनरी बैच है। यदि मैं डिटेल या रेगुलर बैच की बात करूं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने में मैं कम से कम एक क्लास लगा देता हूं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। फास्ट ट्रैक में भी लगभग मैं आधी क्लास लगाता हूं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो ये तो रिविजनरी बैच है, तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा वो मैं ब्रीफली करूंगा और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आ जाऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे निकालेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना हम परचेज कर रहे हैं सिंगल ऑर्डर में, कितना सिंगल ऑर्डर में परचेज किया जा रहा है उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम ओ से नॉर्मली डिनोट करते हैं। और एवरेज क्वांटिटी कैसे निकलेगी रॉ मटेरियल की? सिंगल ऑर्डर में जितना आपने परचेज करा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के रूप में, उसका हाफ करेंगे, वो एवरेज क्वांटिटी आएगी। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को सी से आप डिनोट कर सकते हैं। तो यदि आप इस साइड आएंगे तो ए ऑलरेडी है, यहां पर ओ भी ऑलरेडी है, उस साइड से मैंने यहां पर 2 लिख दिया, और इस साइड में मैंने डिवाइड कर दिया सी से, और यहां ये चला जाएगा ई ओ क्यू, उधर जाकर ई ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ई ओ क्यू का स्क्वायर मैथमेटिकली यदि आप देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस तरीके से ये फॉर्मूला हम डेराइव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, जल्दी से आप नोट डाउन करें मेरे साथ। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम एग्जैक्टली टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम के इक्वल होगी। बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल या एनुअल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कह सकते हैं। सिंगल ऑर्डर में आपने कितना परचेज करा, दैट इज ई ओ क्यू। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है उसको ओ से हम डिनोट करते हैं। एवरेज क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जिसको हम एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। जितना आपने परचेज करा है उसका हाफ आप स्टोर रूम में मेंटेन करेंगे और हाफ आप फैक्ट्री को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देंगे ताकि उसका यूज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री प्रोडक्ट बना सके। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को सी से हम डिनोट करते हैं। इस तरीके से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है उसको डेराइव कर सकते हैं। आगे मैं एक और बात आपको बता देता हूं, कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। सी कितना आपने परचेज किया
मतलब परचेज कॉस्ट पर यूनिट इनटू में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग रॉ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग रॉ मटेरियल। इस तरीके से आप सी निकाल सकते हैं, दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब इससे एसोसिएटेड हम क्वेश्चन करेंगे, इससे एसोसिएटेड हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, इससे एसोसिएट। ये देखिए कॉस्टिंग प्रैक्टिस टूल किट मटीरियल कॉस्ट, चैनल पर ये मैंने अपलोड कर दी है फाइल, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मई 2018 में आया था ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम डील करेंगे। मैंने क्या करा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आरटीपीज में, एमटीपीज में अच्छे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ यहां पर शो किए हुए हैं, देख पा रहे हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में आया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से एसोसिएटेड है। थर्ड क्वेश्चन नवंबर 2020 में आया। फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक एमटीपी मई 2020 का है। क्वेश्चन फिफ्थ आप देखेंगे, ये भी एमटीपी अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि आप सिक्स देखेंगे तो ये आरटीपी का क्वेश्चन है मई 2018 का। तो ये जो कॉस्टिंग प्रैक्टिस टूल किट है, ये काफ़ी हेल्प आपको प्रोवाइड करेगी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, और अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ये सब स्टडी मटेरियल के मतलब आईसीआई के क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम वाले, एमटीपी वाले और आरटीपी वाले। मैंने क्या करा, बस एक पीडीएफ फाइल बना दी है, और इस टेबल के थ्रू आप देख पा रहे हैं मई 2018 में इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, बाकी मई 2019 में 10 मार्क्स का, और नवंबर 2020 में 10 मार्क्स का। बाकी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में। जुलाई 2021 जो लास्ट अटेम्प्ट था, इसमें 5 मार्क्स का एबीसी एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, मैसर एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट। आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान से रीड करना पड़ेगा। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, उसके बाद ही आप सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स ले पाएंगे, राइट। यदि आपने ध्यान से रीड नहीं करा तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा सही से, तो फिर आप सॉल्यूशन भी सही प्रोवाइड नहीं करेंगे, और सॉल्यूशन यदि आप सही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे, और पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मार्कशीट भी आपको अच्छा, मतलब मार्कशीट भी अच्छी नहीं लगेगी। बात समझ पा रहे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप समझ गए। तो मैसर, तो शुरुआत आपको बहुत अच्छी करनी है, मतलब क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है, बहुत ज्यादा ध्यान से रीड करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से रीड करना है, एक एक पॉइंट को रीड करना है, एक एक पॉइंट को हाईलाइट करना है। जैसे मैं रीड करता हूं, मैसर एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट। जो मैसर है वो एक स्पेशल प्रोडक्ट बना रहा है, विच रिक्वायर्स अ कॉम्पोनेंट स्काई ब्लू। इस स्पेशल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें एक कॉम्पोनेंट की रिक्वायरमेंट है, और कॉम्पोनेंट है हमारा स्काई ब्लू। मतलब स्काई ब्लू कॉम्पोनेंट की हेल्प से स्पेशल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो कॉम्पोनेंट का मतलब मैं रॉ मटेरियल भी कह सकता हूं। कॉम्पोनेंट का मतलब क्या कहा जा सकता है, रॉ मटेरियल। आरएम लिख दिया मैंने शॉर्ट में। दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये उस ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है जो साल 31 मार्च 2018 को एंड हो रही है, जिसमें एनुअल डिमांड ऑफ स्काई ब्लू कंपोनेंट या रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हुए ए से। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ओ हमें गिवन है। कॉस्ट पर यूनिट, इसको हम परचेज या बाइंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, परचेज कॉस्ट भी कहा जा सकता है, या इसको आप बाइंग कॉस्ट का नाम दे सकते हैं। एक कंपोनेंट को आप परचेज करेंगे तो 640 रुपीज आपको पे करने होंगे सप्लायर को। कैरिंग कॉस्ट पर एनम 18.75% हमें गिवन है।
राइट। इसका मतलब यदि मैं कैरिंग कॉस्ट निकालना चाहूं तो आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। एक यूनिट आपने परचेज करी 640 रुपीज में, उस एक यूनिट को यदि पूरे साल स्टोर रूम में रखेंगे, वेयर हाउस में रखेंगे, तो रखने की कॉस्ट है 18.75। तो एक यूनिट को रखने की कॉस्ट कितनी आएगी? 18.75। कैलकुलेट करना होगा 640 इंटू में 18.75, दैट इज 120 रुपीज। तो कैरिंग कॉस्ट 120 रुपीज। एनुअल डिमांड हमने देख ली है 12,000 यूनिट्स है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 1800, और उसके बाद सी हमने कैलकुलेट कर ली 120 रुपीज। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट। मैं आपको और बातें बताता हूं वर्बली, रिटर्न में नहीं लिखवाऊंगा। देखिए मैंने शुरू में बताया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैंने ब्रैकेट में लिखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। तो ये पुराना मॉडल है, राइट, ये पुराना मॉडल है। तो जब भी कोई मॉडल पहले बनता था या अभी भी डेवलप होता है, तो मॉडल के पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं। उन प्रिंसिपल्स अजम्पशंस पर बेस्ड ही मॉडल होता है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो ये मॉडल है, इसके भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम अजम्पशंस भी कह सकते हैं। क्या अजम्पशन है? पहला अजम्पशन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल का, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी नोन इन एडवांस। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी नोन इन एडवांस, ये पहला अजम्पशन है। दूसरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। तीसरा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। फोर्थ, कैरिंग कॉस्ट इज नॉर्मली कॉम्प्यूटेड ऑन एवरेज क्वांटिटी या एवरेज स्टॉक हेल्ड इन स्टोर रूम या वेयर हाउस, राइट। और फिफ्थ अजम्पशन है परचेज डिस्काउंट विल बी इग्नोर्ड, ट्रेड डिस्काउंट विल बी इग्नोर्ड, क्वांटिटी डिस्काउंट विल बी इग्नोर्ड। इसका मतलब परचेज प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। और सिक्स्थ अजम्पशन है लीड टाइम। लीड टाइम इज जीरो, मतलब जैसे आपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दिया, सप्लायर ने तुरंत इमीडिएटली ऑर्डर की डिलीवरी कर दी, लीड टाइम जीरो हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी बात को मैं क्वेश्चन पर अप्लाई करता हूं। हमने देखा ए गिवन है, ओ गिवन है, परचेज कॉस्ट गिवन है पर यूनिट, सी हमने कैलकुलेट कर ली है, और यहां लिखा हुआ है द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी डिस्काउंट है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे तो नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में भी, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक अजम्पशन है कि क्वांटिटी डिस्काउंट विल बी इग्नोर्ड, परचेज प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। तो ये किस पर गिवन है? यदि आप 3000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम मतलब सिंगल ऑर्डर में 3000 एक साथ परचेज करेंगे एट अ टाइम, तो तब आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें पहले कैलकुलेट करनी है और उस पर कभी भी डिस्काउंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे कभी भी डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी। 3000 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अलावा है ऑर्डर साइज, जिसको रीऑर्डर क्वांटिटी कह सकते हैं। ये रीऑर्डर क्वांटिटी 3000 है, इस पे डिस्काउंट 5% मिल रहा है। दूसरा रीऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जिस पे डिस्काउंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि अजम्पशन है। पहले हमें कंप्यूट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और सेकंड पार्ट में एडवाइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्विकली सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। ए का मतलब है 12,000 यूनिट्स, ओ हमें ऑलरेडी गिवन है, आई थिंक 1800 है, यस 1800। कैरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली 120 रुपीज। कितना आएगा वो देख लेते हैं। ये आ गया 600 यूनिट्स, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं 600 यूनिट्स या कंपोनेंट्स। इसकी मैं इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन फुल फ्लैश मैनर में दे देता हूं, उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्टकट तरीका यूज कर लेंगे। ए का मतलब है इस क्वेश्चन में एनुअल डिमांड ऑफ कंपोनेंट स्काई ब्लू, ये 12,000 हमें गिवन है। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करना है बच्चों आपको। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है ये 1800, यूज भी हमने कर ली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, लिख ही देता हूं मैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पूरा ही लिखते हैं चलो। और ये निकलती है परचेज कॉस्ट पर यूनिट इनटू में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग रॉ मटेरियल, या यहां पर कंपोनेंट स्काई ब्लू है, ये हमने परचेज किया है 640 रुपीज में 18.75, दैट इज 120 रुपीज। ये था ना, ये 640 इंटू में 18.75, इस तरीके से 120 कैलकुलेट होगा कैरिंग कॉस्ट के रूप में। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। अब दो बातें हैं, हमें कितना परचेज करना है एक साल में, हमारी डिमांड कितनी है कंपोनेंट स्काई ब्लू के रेस्पेक्ट में 12,000 यूनिट्स को परचेज करने के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन में दो ऑप्शंस हुए, दो ऑल्टरनेटिव्स हुए। पहला ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब बार बार कितना परचेज करें 600 कंपोनेंट्स, और दूसरा ऑल्टरनेटिव है जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं 3,000 राइट। दो ऑल्टरनेटिव्स हुए 12,000 यूनिट्स को परचेज करने के लिए। पहला ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप कह सकते हैं, और दूसरा ऑल्टरनेटिव है 3,000 कंपोनेंट्स का जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। और 3,000 कंपोनेंट्स यदि हम परचेज करते हैं एट अ टाइम, मतलब सिंगल ऑर्डर में, तो हमें 5% का सप्लायर डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा और ना ही क्वेश्चन मेंशन करेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, स्टेटमेंट बनाइएगा प्लीज। स्टेटमेंट शोइंग टोटल एनुअल कॉस्ट एट टू alternatives। पर्टिकुलर्स, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, सेकंड ऑल्टरनेटिव है एग्जिस्टिंग। पॉलिसी भी हम कह सकते हैं, प्लान भी कह सकते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, और उसके बाद आप परचेज करेंगे, और फाइनली हम यूज करने से पहले फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को स्टोर रूम में या वेयर हाउस में रखेंगे। रखने की कॉस्ट दैट इज कैरिंग कॉस्ट। तो आप देखिएगा ऑर्डर साइज है कितना, यदि आप देखेंगे ऑर्डर साइज 600 यूनिट से ये कैलकुलेट किया हमने ऊपर, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, और इस केस में 3,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 600 यूनिट्स है और 3,000 यूनिट्स। ऑर्डर साइज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर, सिंपल, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। बिल्कुल सिंपल तरीका, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। कितना परचेज करना है 12,000 परचेज करना है टोटलिटी में पूरे साल में। एक ऑप्शन है 600 का और दूसरा ऑप्शन है 3,000 का।
तो 600 जब आप फॉलो करेंगे 600 600 600 600 तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने होंगे, कितनी बार जाना पड़ेगा सप्लायर के पास खरीदने के लिए 12,000 पूरे साल में। वो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 12,000 जो यूनिट्स हैं एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइड करना होगा 600 यूनिट से। यहां 12,000 है, एक बार में 3,000, तो कितना आ गया ये निकाल लेते हैं। ये 20 ऑर्डर्स आएगा और इस केस में बिल्कुल सिंपल है, 4 ऑर्डर्स। मैं सेपरेटली निकाल देता हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ना निकालकर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा मैं। तो ए पार्ट है हमारा पहला, ए पार्ट हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ए पार्ट दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। बिल्कुल सिंपल, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे 20 हैं, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 1800, 1800, इसका मतलब 36,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी पूरे साल की। निकाल सकते हैं ए डिवाइडेड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या हम ऑर्डर साइज भी लिख सकते हैं, और इनटू में ओ। इस केस में 4 ऑर्डर्स हैं, इनटू में 1800, तो यह आ जाएगा 7200, राइट। ओके सर, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट पर आते हैं अब हम। परचेज कॉस्ट, बिल्कुल सिंपल, परचेज कॉस्ट पर यूनिट इनटू में एनुअल डिमांड ऑफ कंपोनेंट स्काई ब्लू इन दिस क्वेश्चन। परचेज कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है 640 रुपीज, नो डिस्काउंट, और रिक्वायरमेंट है 12,000 यूनिट्स। सिक्स 40 इंटू में 12,000 दैट इज 76 लाख 80,000। इस केस में देखना 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है। रिक्वायरमेंट हमारी वही रहेगी सेम 12,000, क्योंकि 12,000 यूनिट्स को परचेज करने के लिए 2 ऑप्शंस क्वेश्चन में बताए गए हैं। 5% डिस्काउंट करने के बाद ये आ गया 608 इनटू में सेम, दैट इज यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके 12,000, दैट इज 72 लैक्स 96,000, ये ध्यान रखना। और सी पार्ट है इसमें कैरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट भी पर एनम निकालेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मॉडल है वो साल के हिसाब से बना हुआ है, तो बाकी जो ऑप्शन हम कंपेयर करेंगे उसको भी साल के हिसाब से ही निकालेंगे, ताकि यूनिफॉर्मिटी या सिमिलैरिटी मेंटेन रहे। कैरिंग कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज भी कह सकते हैं इसकी जगह, और परचेज कॉस्ट पर यूनिट इनटू में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग रॉ मटेरियल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 600 है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू में परचेज कॉस्ट 640 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट 18.75 है, तो कितना आएगा 640 इंटू में 18.75 हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिया था, 120 और 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया 36,000। और आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एग्जैक्टली सेम रहती है, सेम भी है। अब आ जाते हैं इस केस में, कितना परचेज कर रहे हैं एक ऑर्डर में 3,000 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर परचेज कॉस्ट लेंगे आप 608 डिस्काउंट के बाद, कैरिंग कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18.75% ही रहेगी। तो 608 इंटू में 18.75 और 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 1,71,000। अब आप टोटल करेंगे बस, तो लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट पर एनम ए प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया 77 लाख, 77 लाख 52,000, 77 लाख 52,000। ये आ गया 74 लाख 74,200। डिस्काउंट की वजह से, ध्यान से सुनना, डिस्काउंट की वजह से यहां पर हमारी टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कंपैरिजन में काफी कम है। तो क्या हम डिस्काउंट वाला ऑफर एक्सेप्ट करें या नहीं करें? यस। कंक्लूजन या एडवाइस आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन, यस वी शुड एक्सेप्ट 5% discount on 3,000 units, 3,000 units at a time due to minimum cost। ठीक है, सेविंग्स भी लिख सकते हैं। ड्यू टू सेविंग्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। मैंने इस क्वेश्चन में फुल फ्लैश्ड आपको प्रेजेंटेशन दी है। एग्जाम में इस तरीके से ही आपको प्रेजेंट करना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड में। मैं ज़्यादा मतलब शॉर्टकट तरीके से चलूँगा कराते हुए। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, ध्यान से रीड करते हैं अगेन। सुरेखा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4,000 लीटर्स ऑफ पेंट्स, प्रोड्यूसेस ऑन आ क्वार्टरली बेसिस। वर्ड आ रहा है प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट से रिलेट करता है, प्रोड्यूसेस वर्ड रिलेट करता है प्रोडक्ट से। आप ऐसे लिख सकते हैं नोट्स पर। सुरेखा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4,000 लीटर्स ऑफ प्रोडक्ट्स पेंट ऑन आ क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में, तो साल में 4 क्वार्टर होंगे, 4 इंटू में 4,000, दैट इज 16,000 लीटर्स ऑफ पेंट्स प्रोड्यूस किया जाता है सुरेखा लिमिटेड द्वारा। Each liter of paint requires 2 kg of raw material। मतलब हर एक लीटर पेंट बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर हमें गिवन है 40 रुपीज और परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हमें गिवन है 50 रुपीज। और इसके अलावा स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों का सम करेंगे। इस तरीके से कैरिंग कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। रॉ मटेरियल को यदि आप स्टोर रूम में रखते हैं तो कुछ पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है, उस पैसे पर आप इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करते हैं। वही है यहां पर, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों का सम करेंगे, वही तभी कैरिंग कॉस्ट आएगी 8%। लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 15 डेज। यदि आज हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर कितने दिनों, डिलीवरी कितने दिनों के बाद होती है? 15 डेज के बाद होती है। इसी को कहा जाएगा लीड टाइम या टाइम गैप कह सकते हैं बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग दी ऑर्डर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है आपको और साथ के साथ टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ऑफ दी अबव रॉ मटेरियल। जल्दी से करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें। सेकंड क्वेश्चन, तो हमें लिखना है सबसे पहले एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज पेंट हम कह सकते हैं। एनुअल 4,000 लीटर्स हैं, क्वार्टर में 4 क्वार्टर्स होंगे एक साल में। एक साल की बात करेंगे हम 16,000 लीटर्स। इसको, ये प्रोडक्शन है, ध्यान देना वर्ड प्रोडक्शन है। ये हमें रिक्वायरमेंट निकालनी है रॉ मटेरियल की। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको ए से डिनोट किया जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो 16,000 लीटर्स हमें पेंट प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट बनाना है। 1 लीटर पेंट या प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 kg की रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की।
तो 32,000 किलोग्राम्स रॉ मटेरियल हो गया। इसको हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट कर लेते हैं, अब तो कुछ है नहीं। एक काम और करते हैं, साथ के साथ ना कैरिंग कॉस्ट और निकाल देते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज डिनोटेड बाई सी। एक यूनिट आप परचेज कर रहे हैं 50 पर केजी, और रखने की कॉस्ट है 2% प्लस 6%, दैट इज 8%। तो कितना आएगा ये 4 रुपीज़ आ जाएगा, 4 रुपीज़। तो कैरिंग कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट कर ली। सी ए हमें मालूम पड़ गया 32,000, सी हमने कैलकुलेट कर ली। ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपीज़ हमें गिवन है, तो हम क्विकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। 2 ए का मतलब है 32,000 किलोग्राम्स, ओ का मतलब है 40 रुपीज़ गिवन है क्वेश्चन में। कैरिंग कॉस्ट हमने 4 रुपीज़ कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, 32,000 इंटू में 2 दैट इज इंटू में 40 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 64। 6,40,000, इसका स्क्वायर रूट किया तो 800 आएगा, 800 किलोग्राम्स। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली 800। अब हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इसी पर। तो टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट एट EOQ कहते हैं, EOQ। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, बच्चों मैं शॉर्ट में लिखूंगा OC, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म लिखिए प्लीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे, ए डिवाइडेड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट। ए का मतलब है 32,000 किलोग्राम्स, एक साल में खरीदना है। एक बार में कितना खरीद रहे हैं सिंगल ऑर्डर में 800। एक ऑर्डर को खरीदने की कॉस्ट है 40 रुपीज़। 32,000 हमें खरीदना है, 800 खरीद रहे हैं, नेक्स्ट टाइम भी 800, नेक्स्ट टाइम भी 800, मतलब 40 ऑर्डर्स हुए, 1600 ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अलावा परचेज कॉस्ट, पीसी दैट इज परचेज कॉस्ट, पीसी दैट इज परचेज कॉस्ट। कितना परचेज कर रहे हैं, यहां लिख देते हैं परचेज कॉस्ट पर यूनिट। तो 32,000 किलोग्राम, एक यूनिट को 1 किलोग्राम को परचेज करने की कॉस्ट है 50 रुपीज। 32,000 इंटू में 50 करेंगे, ये आ गया 16 लैक्स। इस तरीके से हम 16 लैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं। अब हम फाइनली लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, CC दैट इज कैरिंग कॉस्ट। शॉर्ट में चलने से ना बच्चों मेरा टाइम बच जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 800 है, डिवाइडेड बाई 2, 400 रखेंगे स्टोर रूम में और 400 फैक्ट्री में ट्रांसफर कर देंगे। और रखने की कॉस्ट कितनी है, बेसिकली कैरिंग कॉस्ट 50 रुपीज़ परचेज प्राइस है, रखने की कॉस्ट है 8% ना, तो 4 रुपीज़ आया। 4 इंटू 4 1600 हुआ। इन सभी का सम करेंगे, इस तरीके से ये आसान क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल एनुअल इन्वेंट्री, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट दैट इज कितना 3200, दैट इज 16 लैक्स। 3200, 16 लाख 3200, राइट। ओके सर, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। An automobile company purchases 27,000 spare parts for its annual requirements. ऑटोमोबाइल कंपनी परचेज करती है 27,000 स्पेयर पार्ट्स पूरे साल के लिए। द कॉस्ट पर ऑर्डर हमें गिवन है 240। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इज 12.5%। ईच स्पेयर पार्ट कॉस्ट ₹50। इसका मतलब ये परचेज कॉस्ट है, ये हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है जिसको हम ओ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है
आगे दी ऑर्डर साइज भी गिवन है, मजे की बात है कि ऑर्डर साइज भी गिवन है, ऑर्डर साइज, ठीक है, और ये एग्जिस्टिंग वाला होगा। आप इस तरीके से लिखते हुए बढ़ेंगे आगे। एग्जिस्टिंग लेवल कह सकते हैं, पॉलिसी कह सकते हैं। अभी फिलहाल हमारी पॉलिसी है एज ए कंपनी कि हम 3000 स्पेयर पार्ट्स परचेज करते हैं सिंगल ऑर्डर में, और हमें परचेज करना है 27,000 इन अ ईयर। आगे अज्यूम दैट द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, और एक साल में 360 डेज हम कंसीडर करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट है हाउ मच द कंपनीज कॉस्ट वुड बी सेव्ड बाई ऑप्टिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। मतलब कंपनी कितना सेव करेगी ये हमें कैलकुलेट करना है, सेविंग कैलकुलेट करनी है। और बच्चों सेविंग हम तभी निकाल पाएंगे जब हम कंपेयर कर पाएंगे। मतलब 27,000 जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, 27,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है स्पेयर पार्ट्स की, उसको परचेज करने के हमारे इस क्वेश्चन में भी दो ऑप्शंस हैं, दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, दो तरीके हैं। 27,000 स्पेयर पार्ट्स को परचेज करने के लिए हम दो ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स फॉलो कर सकते हैं एज ए परचेजर। पहला 3,000 स्पेयर पार्ट्स इन अ सिंगल ऑर्डर, दूसरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दोनों लेवल पर हम टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस करके, कंपेयर करके। बात समझ गए ना? हाँ जी, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, हालांकि ये मैंने अभी डिस्कस नहीं करा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा रीऑर्डर पॉइंट, लेकिन अभी मैं कैलकुलेट कर दूंगा इस क्वेश्चन में। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब है रीऑर्डर लेवल भी कह सकते हैं कि आपको फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना ही करना है। अब 12 डेज है, आज ऑर्डर करेंगे तो 12 डेज के बाद आएगा, तो 12 डेज में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा फैक्ट्री में, उतनी क्वांटिटी पर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसी को कहा जाएगा रीऑर्डर लेवल। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। इसको लिख देना प्लीज, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स, पहला और दूसरे ऑर्डर के बीच में, दूसरे और तीसरे ऑर्डर के बीच में, चौथे और पांचवें ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितना है, उसी को कहा जाएगा ऑर्डर फ्रीक्वेंसी या टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। ये हमें असर्टेन करना है। तो फर्स्ट सेकंड के कंपेयर में क्वेश्चन थर्ड अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, इससे और अच्छा आएगा, अभी आप देखेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड, सबसे पहला पार्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना। शॉर्टकट तरीके से ही चलूंगा मैं। टू इंटू में 27,000 स्पेयर पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन में, ऑर्डरिंग कॉस्ट 240, कैरिंग कॉस्ट 50 रुपीज, परचेज कॉस्ट है, रखने की कॉस्ट है 12.50%। निकालते हैं 50 इंटू में 12.50 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 6.25, दैट इज सी आ गया 6 रुपी 25 पैसा। 2 इंटू में 27,000 इंटू में 240 डिवाइडेड बाई 6 रुपी 25 पैसा, ये आ गया 20,73,600। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1440 स्पेयर पार्ट्स। आप सिंपली यूनिट्स भी लिख सकते हैं। आगे लिखेगा सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट का ही है बेसिकली, फर्स्ट में ही है ये स्टेटमेंट। देखिए कॉस्टिंग में कोई रिजिड फॉर्मेट तो होता नहीं है, जैसे अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट होता है ना, और बैलेंस शीट में यदि आप देखें लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, कॉस्टिंग में कोई ऐसा रिजिड फॉर्मेट नहीं होता। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी क्वेश्चन में, उसको हम स्टेटमेंट बनाकर दूर कर सकते हैं, स्टेटमेंट बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, इसीलिए मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखना है। आप कॉम्प्यूटेशन वर्ड भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट की जगह। स्टेटमेंट शोइंग टोटल एनुअल कॉस्ट एट टू alternatives. A statement showing total annual cost at two alternatives. Particulars, एक ऑप्शन हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
और सेकंड ऑप्शन है अदर हम कह सकते हैं, या हम एग्जिस्टिंग भी लिख सकते हैं, एग्जिस्टिंग लेवल लिख सकते हैं, पॉलिसी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव लिख सकते हैं। तो आप क्विकली करते हैं ओ सी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ए डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू में ओ। ए है 27,000 स्पेयर पार्ट्स डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1440, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 240, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे डिवाइड करके और फिर 240 से मल्टीप्लाई करके ऑर्डरिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में भी ऑर्डर्स रिक्वायरमेंट तो सेम रहेगी, ऑर्डर साइज यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000 इनटू में 240। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 27,000 डिवाइड बाई 1440, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे 18.75, ठीक है 18.75 इनटू में 240 करेंगे तो बच्चों ये आ गया 4500। इस केस में 27,000 डिवाइड बाई 3000 और इनटू में 9 ऑर्डर्स आए, 240 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2160। एक और बात, अब कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सर 27,000 को यदि हमने 1440 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड करा तो 18.75 ऑर्डर्स आपने बताए वो आ रहे हैं, क्या ऑर्डर सर पॉइंट में हो सकते हैं? नहीं बच्चों, ऑर्डर पॉइंट में नहीं हो सकते हैं। तो 18.75 ऑर्डर्स आ गए, इसको आप 19 ऑर्डर्स भी कह सकते हैं, अप्रॉक्स करके 19 ऑर्डर्स माना जा सकता है प्रैक्टिकली, क्योंकि जो ऑर्डर्स होते हैं वो नॉर्मली पॉइंट्स में नहीं होते हैं। तो 27,000 को मैंने डिवाइड करा 1440 से ताकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल सकें, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं कितने 18.75। 18.75 को आप 19 ऑर्डर्स करेंगे तो ये फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट 4500 नहीं आएगी, थोड़ा बढ़ जाएगी। वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, अच्छा तरीका है, अप्रोप्रिएट तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर है? लेकिन अभी फिलहाल मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दी, डायरेक्ट कैलकुलेट करी मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को अलग नहीं निकाला और उसके बाद फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई इस तरीके से नहीं करा, मैंने डायरेक्टली कर दिया बिना नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले हुए, ठीक है, केवल लिख कर। तो आप 19 इंटू में 240 भी कर सकते हैं, वो भी एक सही तरीका होगा प्रैक्टिकल यदि अप्रोच फॉलो करें आप, या ऐसे भी कर सकते हैं। परचेज कॉस्ट मैं लिख ही देता हूं ना यहां पर, एक काम करता हूं ऑल्टरनेटिव लिख देता हूं, 19 ऑर्डर्स अप्रॉक्स, 18.7 ऑर्डर्स को मैंने अप्रॉक्स कर दिया 19 ऑर्डर्स, और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 240। बच्चों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 19 इंटू में 240, दैट इज मैंने जैसा कहा ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो ये आएगा 4560, 60 रुपीज इंक्रीज हो गई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। परचेज कॉस्ट 27,000, एक यूनिट को परचेज करने की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज ना, और यहां भी हम कितना परचेज करेंगे 27,000 इंटू में 50 रुपीज, दोनों जगह सेम है ये, तो परचेज कॉस्ट को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ये इररेलेवेंट कॉस्ट है। एक सेकेंड, इररेलेवेंट कॉस्ट है, इग्नोर की जा सकती है, बाकी मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं इग्नोर लिख देता हूं। इग्नोर इसलिए क्योंकि दो ऑल्टरनेटिव पर ये सेम है। अब आप ये पूछ रहे होंगे सर ये इररेलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती है? बच्चों इररेलेवेंट कॉस्ट कोई भी हो सकती है, कोई भी कॉस्ट यदि दो ऑल्टरनेटिव्स पर एग्जैक्टली सेम होती है उसी को कहा जाता है इररेलेवेंट कॉस्ट, जो डिसीजन पर्पस से मैनेजमेंट या डिसीजन मेकर इग्नोर करता है, डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करती है, क्योंकि दोनों जगह ये कॉस्ट हमारी सेम आ रही है। परचेज कॉस्ट ये इसलिए सेम आ रही है क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं है, पिछले दो क्वेश्चनों में ये डिफर थी इसलिए हमने ली, और ये जो कॉस्ट अलग अलग होती है दो ऑल्टरनेटिव्स पर उसको कहा जाता है रेलिवेंट कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट नॉर्मली रेलिवेंट कॉस्ट होती है, परचेज कॉस्ट भी रेलिवेंट हो सकती है यदि एक ऑप्शन पर आपको डिस्काउंट दिया है उसकी वजह से परचेज कॉस्ट डिफर करेगी। यदि परचेज कॉस्ट सेम है, दो ऑल्टरनेटिव्स में डिस्काउंट नहीं है तभी सेम होगी,
तो उस केस में उसको इरेलीवेंट कॉस्ट कहा जाएगा, जिसको इग्नोर किया जा सकता है, जैसा मैंने यहाँ कर दिया। कैलकुलेट करना चाहते हैं लिख सकते हैं 27 लाख इंटू में 50, सॉरी 27,000 इंटू में 50, 27,000 इंटू में 50 आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है, उसका इफेक्ट निल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कैरिंग कॉस्ट पर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू में सी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है बेसिकली 1440 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में सी हमने कैलकुलेट करा था 6 रुपी 25 पैसा, और इस केस में 3000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 6.25, तो ये आ गया 1440 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 720 इंटू में 6.25, ये आ गया 4500, और इस केस में 3000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 6.25, ये आ जाएगा 9375। अब आप टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, और दो आएंगी फर्स्ट ऑप्शन में, एक तो ये है, एक बच्चों ये है, ठीक है ना, और दूसरी है यहाँ पर ये वाली कॉस्ट, और ये भी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आ गया 9000, एक आप 9000 लिख सकते हैं, और एक आपको लिखना होगा 9060। इस केस में कितना है वो चेक करते हैं, 39375 प्लस 2160 दैट इज 11,535 रुपीज। सर क्या दोनों लिखनी होंगी? हाँ जी बच्चों दोनों लिखनी होंगी, 9000 और 960। क्लियर है? चलिए सेविंग्स कैलकुलेट कर देते हैं। सेविंग्स ड्यू टू EOQ, तो सेविंग्स आएगी 2535 और 2595, ठीक है। कैसे डिफरेंस करेंगे दोनों का? बस इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। इस तरीके से सेविंग कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं जी आगे, आगे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट करते हैं। उसने कहा है सेकंड रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट आप रीऑर्डर लेवल भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर तो लीड टाइम लेंगे, वैसे तो मैक्सिमम लीड टाइम इनटू में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, जो लीड टाइम है उसी को मान लेंगे लीड टाइम मैक्सिमम। तो लीड टाइम इनटू में एवरेज कंजम्पशन, या कंजम्पशन रेट ही लिखें, यहाँ पे एवरेज वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंजम्पशन रेट, कंजम्पशन रेट। तो बच्चों लीड टाइम हमें कितने डेज है? 12 डेज दिया हुआ है लीड टाइम, 12 डेज। तो कंजम्पशन देखिएगा 27,000 ये एनुअल रिक्वायरमेंट है, और एक साल में 360 डेज होते हैं, तो 27,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू में 12 दैट इज 900। तो 900 यूनिट्स यदि हमारे स्टोर रूम में आ गई हैं, 900 तक हमारा रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो पहुंच गया है, तो हमें फटाफट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो 900 यूनिट्स पर हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा फ्रेश, ताकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना हो। आगे लिखते हैं टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स, आप इसको ऑर्डर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, आप इसको ऑर्डर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से जो भी डेज हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। तो 360 डेज आप 18.75 ऑर्डर्स भी लिख सकते हैं, या
360 थोड़ा सा ऊपर कर दो सर। हाँ जी बच्चों कर रहे हैं। 360 डेज डिवाइडेड बाई 19 ऑर्डर्स और ब्रैकेट में लिखना होगा अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए जी इस तरीके से निकाल सकते हैं। 18.75 तो ये आ गया 19.2 डेज। आप इसको 19 डेज भी कह सकते हैं। दूसरे केस में 360 डिवाइडेड बाई 19 तो बच्चों ये आ गया 18.95 डेज। तो यदि आप अप्रॉक्स करना चाहें तो 19 डेज, एक सेकेंड, यदि आप अप्रॉक्स करना चाहें तो 19 डेज यहां पर होगा अप्रॉक्स, ऐसे ही लिखना जैसा भी मैंने आपको कराया और लगाकर, और 19 डेज। आगे मैं बताऊंगा कि आरटीपी में इंस्टीट्यूट इस तरीके से और लगाकर आंसर को प्रेजेंट करता है। करंट आरटीपी की बात कर रहा हूं मैं, आगे डिस्कस करेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आए, वैसे तो मैंने ऊपर बताया भी था आपको, यहां लिख देते हैं स्टार लगाकर, स्टार लगा के लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई EOQ 27,000 डिवाइडेड बाई 1440, तो आप 18.75 ऑर्डर्स भी कह सकते हैं, या आप 19 ऑर्डर्स भी लिख सकते हैं, या 19 ऑर्डर्स ब्रैकेट में आप लिखेंगे अप्रॉक्स। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पार्ट पूरा, यही मैंने किया। एक बार कैलकुलेशन में देख भी लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 27,000 डिवाइड बाई 1440 दैट इज 18.75 ऑर्डर्स, और दूसरा है 19 ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 पर आ जाते हैं प्लीज बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 भी इंपॉर्टेंट है, और ये एमटीपी का क्वेश्चन है, मई 2020 एमटीपी का क्वेश्चन है ये, मई 2020 में एमटीपी दैट इज मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, ध्यान से रीड करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पहला स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से रीड करना, समझना क्वेश्चन को करेक्ट मैनर में, उसके बाद ही करेक्ट आप आंसर दे पाएंगे, करेक्ट मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे, मार्कशीट भी करेक्ट शो करेगी। ठीक है, मतलब अच्छे मार्क्स से आप क्लियर हो जाएंगे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज्ड एट 180, ये रुपीज है बच्चों, ये 180 ये रुपीज है, और ये भी यहां रुपीज है, प्लीज थोड़ी करेक्शन कर लेना, रुपीज है ये। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट द रेट ऑफ रुपीज 180 पर केजी, परचेज कॉस्ट है 180 रुपीज पर केजी। द कॉस्ट द कंपनी इनकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट, सर ये हैंडलिंग कॉस्ट कौन सी होती है बच्चों, पूरा ध्यान से रीड करो, रुपीज 1460 प्लस फ्रेट ऑफ रुपीज 940 पर ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट बात है, पर ऑर्डर कॉस्ट है ये, इसका मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, दोनों का हम सम करेंगे तब जाकर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ये है 2, ये भी रुपीज है, 2 रुपी 50 पैसा पर केजी, पर मंथ है, ध्यान से रीड करना, पर मंथ है, कैरिंग कॉस्ट हमें पूरे साल की चाहिए, तो सी कैसे निकलेगी, 2 रुपी 50 पैसा ये पर मंथ है, इनटू में 12 करेंगे। इन एडिशन का मतलब बच्चों समझते हैं ना, इसके अलावा दी कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, मतलब रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसको टेक्निकली आप वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, उस पर कुछ आप इंटरेस्ट कमा सकते थे, वो है आपको 18 रुपए दिया हुआ है, प्लस 18 रुपए। इन एडिशन वर्ड आ रहा है इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा 2 रुपी 50 पैसा पर मंथ, प्लस ऐड करना पड़ा 18 रुपीज इसमें, तो 2 रुपी 50 पैसा इंटू में 12, ये आ गया 30 प्लस 18 दैट इज 48 कैरिंग कॉस्ट हो गई, 48 रुपीज कैरिंग कॉस्ट हो गई है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट यदि आप देखें तो 1460 प्लस 940, 1460 प्लस 940 ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2400, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 2400 आ गई, कैरिंग कॉस्ट 48 रुपीज है। आगे ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके लिए,
हमें पूरे साल में कितना बनाना है, ध्यान से रीड करते हैं इस सेंटेंस को। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स, 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए मैं आपके लिए काम करता हूं, पहले जल्दी से लिख देता हूं। क्वेश्चन 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है ये। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट 1 लाख, ये गिवन है। 1 लाख यूनिट्स ये गिवन है। और ध्यान से देखिएगा जरा, 2.5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट obtains from 1 kg of रॉ मटेरियल। मतलब 2.5 यूनिट्स 1 किलोग्राम में बनती हैं, तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना होगा, 1 यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्स फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2.5 kg। ऐसे करेंगे ना, मिस्टेक नहीं होगी। 2.5 units of raw material, 2.5 units of product obtains from 1 kg of raw material, तो 1 unit of product obtains from 1 divided by 2.5 kg of raw material। हमें कितना बनाना है बेसिकली, 1 लाख यूनिट्स पूरे साल में, 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ ईयर, कॉमा रिक्वायर्स रॉ मटेरियल। एक के लिए 1 डिवाइडेड बाई 2.5 kg, तो 1 लाख के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 40,000 आएगा ना डिवाइड करके, 40,000 किलोग्राम। तो इसको कहा जाएगा ए। ओ हम देख लेते हैं, ओ हमने कैलकुलेट कर लिया, 1460 प्लस 940 ना, 1460 प्लस 940 दैट इज 2400। सी 2 रुपये 50 पैसा पर मंथ है, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 18 दैट इज 48 रुपीज। तो आपने ओ कैलकुलेट कर लिया, सी कैलकुलेट कर लिया, ए कैलकुलेट कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फटाफट हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखिएगा प्लीज, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने की। सेकंड रिक्वायरमेंट है हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड, मतलब ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी दैट इज टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स आपको कैलकुलेट करना है। चलिए 2 पार्ट हम करते हैं, थर्ड बाद में रीड करते हैं, 2 करने के बाद। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी, सिंपल, 2 इंटू में ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। एक है 40,000 किलोग्राम्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट की हुई है 2400, कैरिंग कॉस्ट 48 रुपीज, डिवाइड करना होगा, 2 इंटू में 40,000 80,000 हुआ, इंटू में 2400 डिवाइडेड बाई 48 रुपीज, ये आ गया 40 लैक्स दैट इज 2000, ये आ गया 2000 किलोग्राम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2000। सेकंड पार्ट करते हैं, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी या हम लिख सकते हैं टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स, सिंपल बिल्कुल। डेज दिया हुआ है क्या इसमें, यस 360 डेज, लास्ट वाले पॉइंट में 360 डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाई कितना, 20 ऑर्डर्स दैट इज 18 डेज। अब ये 20 ऑर्डर्स कैसे आया वो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर
एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सिंपल है, आपको परचेज करना है 40,000, सिंगल ऑर्डर में आप 2,000 परचेज कर रहे हैं, ऐसे आपको 20 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, तब जाकर आप 40,000 किलोग्राम परचेज कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये पॉइंट दोनों हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3 पर, रिक्वायरमेंट 3 पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने कहा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से रीड करते हैं। इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना बेसिकली। अब कंपनी सोच रही है 40,000 किलोग्राम पूरे साल में खरीदने हैं। 2000 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था। अब कंपनी सोच रही है 40,000 किलोग्राम पूरे साल में खरीदने के लिए 4 ऑर्डर प्लेस करेगी। क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी मंगा रही है। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। चलिए जी, तो हमने ये पॉइंट देख लिया। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखना जरा, स्टेटमेंट शोइंग टोटल एनुअल कॉस्ट एट 2 ऑप्शंस, एट 2 ऑप्शंस। एक ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और दूसरा ऑप्शन है क्वार्टरली बेसिस। ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑर्डर साइज ले लेते हैं, एक सेकेंड, ऑर्डर साइज ले लेते हैं बच्चों। तो लिखेगा ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज 2000। अभी हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट करा 2000 किलोग्राम्स। बच्चों क्लियर है? 2000 किलोग्राम्स हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट करा 2000 किलोग्राम्स, और क्वार्टरली बेसिस मतलब 10,000 किलोग्राम। कैसे? 40,000 पूरे साल में परचेज करना है, 4 क्वार्टर से डिवाइड कर देंगे, 10,000 आएगा। ए पार्ट हम लेंगे सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट का। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, बिल्कुल सिंपल, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ईओक्यू की जगह ऑर्डर साइज भी हम लिख सकते हैं, इनटू में ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए इस केस में 20 ऑर्डर्स हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 20 ऑर्डर्स इनटू में एक ऑर्डर की कॉस्ट है कितनी थी? 2400, तो ये आ गया 48,000। दूसरे ऑप्शन में चेक करें, 4 ऑर्डर्स, क्वार्टरली बेसिस है मतलब 4 ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट सेम रहेगी, सेम टू सेम, ये आ गया 9600। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम में 48,000 हुआ और उस केस में हो गया 9600, ठीक है ना। अब आते हैं बी पार्ट पर, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट देखिए 40,000 किलोग्राम्स परचेज कॉस्ट यदि आप देखें तो कितनी होगी? 180 रुपीज़, ठीक है। परचेज कॉस्ट है 180 रुपीज़, मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाद में, आप देखना ध्यान से। इसमें देखिएगा 40,000 ही परचेज करेंगे, एक यूनिट को परचेज करने की 1 किलोग्राम को इतनी है, डिस्काउंट कितना है वो मालूम नहीं है। बच्चों ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, परचेज प्राइस डिस्काउंट कितना है वो मालूम नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों ऑल्टरनेटिव्स में आसानी से कैलकुलेट हम कर सकते हैं और मैंने कैलकुलेट कर भी दी है। ऑल्टरनेटिव, दोनों ऑल्टरनेटिव्स में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो या क्वार्टरली बेसिस हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और मैंने कैलकुलेट कर भी दिया। लेकिन जब आती है परचेज कॉस्ट की बात, तो इस ऑप्शन में परचेज कॉस्ट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वार्टरली बेसिस है, सेकंड ऑप्शन है, उसमें परचेज कॉस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, परचेज कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड राइट नाउ।
अंडर सेकेंड ऑल्टरनेटिव दैट इज क्वार्टरली बेसिस। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट की परसेंटेज मालूम नहीं है, जैसा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में मालूम थी। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना सप्लायर ऑफर कर रहा है। जब हम 10,000 किलोग्राम खरीदेंगे सिंगल ऑर्डर में, मतलब 40,000 किलोग्राम को क्वार्टरली बेसिस पर मंगाएंगे तो 10,000 ही आएगा। 10,000 10,000 10,000 10,000 करके 4 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सप्लायर कितना डिस्काउंट देगा। वो डिस्काउंट कितना है वो हमें अभी फिलहाल मालूम नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज के टर्म्स में। तो मैंने कहा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के केस में परचेज कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली 40,000 इंटू में 180, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे कभी भी डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक अजम्पशन है। दूसरे ऑप्शन में 180 माइनस डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट कितना है वो मालूम नहीं है। तो आप इस तरीके से यहां लिख सकते हैं कैन नॉट बी कॉम्प्यूटेड, कैन नॉट बी कॉम्प्यूटेड राइट नाउ। अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं हम, अभी फिलहाल इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अंडर सेकेंड ऑल्टरनेटिव कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिस्काउंट हमें मालूम नहीं है। जब उधर कैलकुलेट नहीं कर सकते तो यहां कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब हमें परचेज कॉस्ट को इग्नोर करना पड़ेगा, अभी इग्नोर करना पड़ेगा। हालांकि इस केस में परचेज कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट होगी, इस ऑप्शन में परचेज कॉस्ट आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है, दूसरे ऑप्शन में अभी फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों ऑप्शन की परचेज कॉस्ट को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। समझ गए? इग्नोर लिख दिया मैंने। आ जाते हैं, क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकते सेकंड ऑप्शन में। यदि फर्स्ट ऑप्शन में कैलकुलेट हो रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में तीनों कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती हैं, ऑर्डरिंग, परचेज, कैरिंग। लेकिन सेकंड ऑप्शन में केवल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है, परचेज कॉस्ट फिलहाल अभी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। और हमें दोनों को आगे जाके कंपेयर करना है। तो एक ऑप्शन में 3 कॉस्ट और दूसरे ऑप्शन में 2 कॉस्ट कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, सिमिलैरिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, समानता नहीं है। एक ऑप्शन में 3 कॉस्ट, दूसरे ऑप्शन में 2 कॉस्ट, केवल सिमिलैरिटी नहीं है। तो क्या करें? इस ऑप्शन में भी 2 कॉस्ट, इस ऑप्शन में भी 2 कॉस्ट, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अब सिमिलैरिटी है, समानता है, यूनिफॉर्मिटी है। बात समझ पा रहे हैं? ओके। आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्लियर है ना? हाँ जी सर, बढ़िए, आगे प्लीज। कैरिंग कॉस्ट पर एनम कितना है? 2000 किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई 2 कितना? 180। सॉरी, कैरिंग कॉस्ट हमें यहां मालूम है, हमें मालूम है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 48 रुपीज पर यूनिट। और यहां कितना? 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट सेम रहती है। यह अजम्पशन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल का। इसमें कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। 48 इंटू में 5,000, यह आ गया 2,40,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट, नहीं लिखेंगे, टोटल ऑर्डरिंग एंड टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट पर एनम ए प्लस सी। इससे इस केस में 96,000 और इस केस में 2,49,600। अब देखिए, यदि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी आती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हैं 40,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए पूरे साल में, तो 96,000 कॉस्ट हमें इनकर्ड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग। और यदि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अलावा क्वार्टरली बेसिस पर मंगाते हैं तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जितनी ज़्यादा हो जाती है उतना ही हमें टोटलिटी में डिस्काउंट चाहिए पूरे साल में सप्लायर से, राइट? क्योंकि जब हम बल्क में क्वांटिटी खरीदते हैं, जब बल्क में क्वांटिटी हम खरीदते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारी परचेज कॉस्ट कम होती है। परचेज कॉस्ट कम होती है तो किसकी वजह से कम होती है? डिस्काउंट की वजह से। जबकि यहां पर क्या है? ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे 96,000 है, जबकि डिस्काउंट होने के बावजूद भी उस वाले ऑप्शन में 2,49,600 जो काफी ज्यादा है 96,000 से। तो कितना ज्यादा है उतना डिस्काउंट चाहिए सप्लायर से पूरे साल में।
तो लिखेगा मिनिमम डिस्काउंट रिक्वायर्ड इन अ ईयर। कितना भाई इन अ ईयर? 2,49,600 माइनस 96,000 दैट इज 1,53,600। इतना डिस्काउंट चाहिए पूरे साल में, ध्यान देना पूरे साल में, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एनुअल। ये कैसे निकाला ये भी मैं बता देता हूं। 249,600 माइनस 96,000, 249,600 माइनस 96,000, इस तरीके से 1,53,600 हमारा डिस्काउंट आ गया जो हमें चाहिए सप्लायर से पूरे साल में। तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम पर कितना डिस्काउंट चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो मिनिमम डिस्काउंट ऑन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो 153,600 को डिवाइड करो 40,000 किलोग्राम से, तो ये आ जाएगा 3.84। आगे पर केजी भी लिख सकते हैं, पर केजी। आगे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, बिल्कुल सिंपल, 3 रुपी 84 पैसा डिवाइडेड बाई परचेज प्राइस है 1 रुपी 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 180 आ गया प्यारे बच्चों। परसेंटेज में करेंगे तो 2.1333%। तो ये डिस्काउंट हुआ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ये जितनी कॉस्ट ज़्यादा रही है एटलीस्ट उतना डिस्काउंट चाहिए, इसीलिए मैंने मिनिमम डिस्काउंट वर्ड यूज़ करा। मिनिमम डिस्काउंट रिक्वायर्ड इन अ ईयर 153,600 पूरे साल में, मतलब 40,000 किलोग्राम पर सप्लायर से, 1 किलोग्राम पर 3 रुपी 84 पैसा। तो हम 1 किलोग्राम का रेट कितना है 180 रुपीज़, तो 180 रुपीज़ पर कितना डिस्काउंट चाहिए 3.84, तो डिस्काउंट की परसेंटेज आएगी 2.1333%। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, प्रैक्टिस सेशन सेकंड में डील करेंगे, राइट? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। ओके बाय, थैंक यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्लासें आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू।